Yes, सॉरी। sir. जी As I जी। was saying, सब ज्वाइन कर सर ये पर्टिकुलर पॉइंट के टाइम लिमिट हम इस पे केयर गिविंग की क्या रखें? तो ये हमने हमारे सुपरवाइजर है साइकाइट्रिस्ट है, तो उनके साथ हमें डिस्कस करना था। बट जो मेरी टीम है, मेरी थॉट एटलीस्ट कुछ वक्त केयर गिविंग में उसने स्पेंड किया हो पेशेंट के साथ, एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर। बट जो रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं, तो डेफिनेटली एक नई जो चाइल्ड की कंडीशन है उसके हवाले से डेफिनेटली डिप्रेशन और एंजाइटी के कुछ ना कुछ लेवल जरूर होंगे, क्या ना? तो वी कैन ऑल्सो मेक दैट अनदर वेरिएबल चेक करने के लिए कि जो क्रॉनिक केयर गिवर्स हैं जो काफी वक्त से जो उनके साथ अटेंड कर रहे यस। हैं एंड जो रिसेंटली है, तो इन कंपैरेटिवली क्या हो सकता है लेवल्स, बिकॉज इट कैन मेक अनदर वेरिएबल। और वी कैन ऑल्सो इंक्लूड कि उससे एक फीडबैक ले लें कि व्हाट आर द कॉपिंग स्ट्रेटजीज, कि आप किस तरह डील कर पा रहे हैं इन देयर ओन वर्ड्स। तो ये बात मजीद रिफाइन करने की हमें जरूरत थी। वी आर करेंटली इन टॉक विद आवर सुपरवाइजर। तो ये हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया जो रफली जो स्केच था उसमें हमने ये रखा। ओके गुड। मैं वेरी वेल डिस्क्राइब्ड। मैं ही कह रहा था कि जो केयर गिवर्स एक लंबे अरसे से केयर प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को, उनके अंदर एंजाइटी डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होंगे कंपेयर टू वो जिन जो कम अरसे से कर रहे हैं। तो जो इन इंक्लूजन क्राइटेरिया, आपने वो तमाम लोग ले लेने हैं जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन पे फिट बैठ रहे हैं। ठीक है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर क्या आ जाएगा? मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग फीमेल्स एज 12 and 25। सही है? दिस इज अ रिसर्च क्वेश्चन। एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग फीमेल्स एज 12 to 25। अब मुझे बताइए कि ये तो इंक्लूजन क्राइटेरिया हो गया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा? सर अदर देन दिस एज ग्रुप वो एक्सक्लूजन हो जाएगा। आप अपनी पॉपुलेशन अगर मजीद डिफाइन कर रहे हैं कि आपने इस एज ग्रुप की फीमेल इन पब्लिक सेटिंग ओपन पॉपुलेशन से लेनी है, किसी एक हॉस्पिटल में ले रहे हैं, किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर रहे हैं, नहीं तो नहीं, ये आई नहीं एम होगा। सॉरी, नहीं नहीं नहीं। अगर आपने एज ग्रुप मेंशन कर दिया 12 to 25, तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गए हैं वो सारे लोग जो 12 से कम है, जो 25 से ऊपर है। अगर आपने ऑलरेडी कह दिया है फीमेल्स, तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गई हैं, एक्सक्लूड हो गए हैं सारे मेल्स। ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट समझें। एक एक लार्जर पॉपुलेशन आ जाती है जो आपके इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठ रही है। ठीक है। जो 12 से 25 के बीच में फीमेल्स हैं, किसी वजह से वो आपकी स्टडी का पार्ट नहीं बन सकते। ठीक है। कोई भी वजह है यहाँ पे, एक्चुअली बेसिकली जो कंफाउंडर्स और ये सारी चीजें आ जाती है ना, ये कॉन्सेप्ट आप एपिडेमियोलॉजी में सीखेंगे आगे जाके, कि जो कंफाउंडर्स अगर मौजूद हैं तो फिर उनको एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में डाल दिया जाता है। ठीक है। आ, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल पॉपुलेशन की, और उसके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन की। अगर किसी के साथ चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, दैट इज अनदर थिंग दैट हैज रिलेशनशिप विद एंजाइटी एंड डिप्रेशन। प्रॉबली हमें उनको निकालना पड़ेगा। ठीक है। किसी के साथ ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री है, हमें उसको वहां से निकालना पड़ेगा। हमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में उन लोगों को डालना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर नहीं, मेल अगर मैंने मेल पेशेंट्स लेने हैं या पार्टिसिपेंट्स लेने हैं, तो मैं फीमेल्स को एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में नहीं लिखूंगा। अगर मैंने 10 साल तक के बच्चे लेने हैं, तो 10 साल से ऊपर वालों को मैं एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में नहीं लिखूंगा। ये क्लियर है बात? यस।
यस सर। डॉक्टर सनीत, ये वहां पार्टिसिपेंट्स जो बैठे हुए हैं, उनको क्लियर हो गई ये बात? जी हाँ सर, क्लियर हो गई। सर कभी भी हमने कभी भी ये इसका रेसिप्रोकल नहीं होता। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इंक्लूजन क्राइटेरिया में एक लार्जर पॉपुलेशन आ जाती है, और फिर पर्टिकुलरली किसी वजह से वो उस पॉपुलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स, कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप नहीं ले सकते, तो उनको आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकली इल पेशेंट्स। क्रिटिकली इल पेशेंट्स को आप नहीं लेना चाहते अपनी स्टडी के अंदर। प्रेग्नेंट वुमेन आप नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि जेस्टेशनल डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है, एंटीनेटल हो सकती है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सो यस सर। आप उनको नहीं लेना चाहते, दे वोंट बी काउंटेड एज अ रेगुलर लॉन्ग टर्म एंजाइटी एंड डिप्रेशन पेशेंट्स। सो मैं उनको निकालना चाहता हूँ, भले वो 12 से 25 के बीच में हो, भले वो फीमेल्स हो, लेकिन मैं उनको निकालना चाहता हूँ, तो वो मैं स्टूडेंट क्राइटेरिया के अंदर लिखूंगा। ठीक है? सर वी हैड द सेम आइडिया अबाउट द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि हम उन पेशेंट्स को, उन उन रिस्पोंडेंट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि जो क्रॉनिकली इल हैं, या कोई ऐसी डिजीज़ है कि जो डिप्रेशन या एंजाइटी कॉज कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रग अब्यूज़र्स, उनको भी हम नहीं करेंगे इंक्लूड। एंड इसके साथ वो रिस्पोंडेंट्स जो ऑलरेडी कोई साइकोथेरेपी पे, कोई ट्रीटमेंट पे, या साइकेट्रिक कंसल्ट या किसी और इशू के साथ किसी भी तरह की साइकेट्रिक काउंसिल के अंदर ये ट्रीटमेंट में है, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट। इनको निकाल के जो होंगे, जो इस एक्सक्लूजन को करके फिर हम केयर गिवर्स को इंक्लूड करेंगे अपने सैम्पलिंग में। So basically what you're you're taking apparently healthy individuals, apparently healthy caretakers. यस बिल्कुल। ठीक है। डाटा कलेक्शन प्रोसीजर के अंदर मेंशन डिटेल्ड डाटा कलेक्शन फ्रॉम द, ये बात याद रखिएगा मेरी, ये जुमला याद रखिएगा, द मोमेंट study participant steps into your setup to the time that participant exits out of the study. ये बात समझ में आ रही है? यस सर। From the moment the participant enters your study setting to the point that participant exits your study, ये पूरा प्रोसीजर सीक्वेंस में आपने एंटिसिपेट करके डाटा कलेक्शन प्रोसीजर में लिखना है। ये अभी हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो प्लान है ना, साइनॉप्सिस तो प्लान होता है ना। हेलो? बिल्कुल सर। हाँ, यस सर, वी कैन हियर। यस। साइनॉप्सिस प्लान होता है। आप यहाँ पे सिर्फ बताएंगे कि ये इस वक्त शुरू होगा, यहाँ से पहले ये स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप ये होगा, चौथा स्टेप ये होगा, और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ तक हम डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है? स्टडी वेरिएबल्स कौन कौन से? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक आपका एक्सपोजर वेरिएबल होता है, एक आउटकम वेरिएबल होता है। बीइंग अ केयर गिवर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? एक्सपोजर वेरिएबल। आउटकम वेरिएबल क्या है? मैं आप ही की एग्जांपल लूंगा। एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज द आउटकम वेरिएबल। ठीक है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यस। So we are conducting study on family planning practices in the couples having children with beta thalassemia major. तो सर इसमें what are independent variables and what are dependent variables? कैन यू सर ये समझ नहीं आ रहा। कैन यू टेल मी द ऑब्जेक्टिव अगेन? सर आई एम राइटिंग ओके। है ना। सर वी आर असेसिंग के जो थैलेसीमिया अफेक्टेड फैमिलीज है
वो फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस की फ्रिक्वेंसी उनमें क्या है, वो कौन सी प्रैक्टिसेस जो हैं वो कॉमन है उनमें, और अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे फैमिली प्लानिंग आफ्टर देयर चिल्ड्रन डायग्नोज्ड विद बीटा थैलेसीमिया, तो क्यों नहीं कर रहे, फैक्टर्स कौन से हैं? ओके, मैं रिपीट करता हूं, आप बताइएगा मैंने सही ग्रैस्प किया है आपका आइडिया या नहीं। अगर किसी कपल के चिल्ड्रन में से किसी एक को थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया मेजर है, मेजर ले रही है माइनर या कौन सा ले रही है? सर मेजर। थैलेसीमिया मेजर है, तो आप ये देख रही हैं कि उसके बाद वो फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस पे अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर कर रहे हैं तो कौन सी पे कर रहे हैं, और अगर यस नहीं सर। कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? यस अच्छा, आप इसमें सवाल बताइए क्या था आपका? सर, वेरिएबल्स इसमें क्या होंगे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ये है कि वेदर और नॉट आप कंपैरिजन कर। अच्छा, ये सवाल एक और है कि कंपैरिजन करेंगी कि फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस जिनको थैलेसीमिया मेजर नहीं है जिनके बच्चों को, उनमें फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं या नहीं हो रही, या सिर्फ आप इन्हीं ग्रुप इसी ग्रुप को ले रही हैं? नो सर, सिर्फ हम लोग थैलेसीमिया के पेशेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनसे हम लोग अच्छा, आप information। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए क्या क्या हो सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर एजुकेशन हो सकती है पेरेंट्स की, एज हो सकती है पेरेंट्स की, एज ऑफ मैरिज हो सकती है, वेदर इट वाज कजन मैरिज और नॉट। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है ना, जो एजुकेशन को या ओपन माइंडेडनेस को अफेक्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग की, उसको जो है वो इफेक्ट करेंगे, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, अब चूंकि सारे के सारे ही पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि जिनके बच्चों को थैलेसीमिया मेजर है, ऐसे ही है, यस सर। तो फिर ये वेरिएबल तो नहीं हुआ ना, ये वेरी तो नहीं कर रहा। सर, प्रैक्टिसेस वो यूज कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग या ना ना नहीं ना, कर रहे? प्रैक्टिसेस की बात नहीं कर रहा। हैविंग अ चाइल्ड विद थैलेसीमिया मेजर, ये तो वेरी नहीं कर रहा ना, ये तो सबके अंदर है। ये तो बेस लाइन हो जाएगा ना, ये तो आपकी तमाम पॉपुलेशन है। हाँ, तो ये तो फिक्स्ड है, इसको वेरिएबल रखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। आउटकम वेरिएबल आपका आ जाएगा वेदर वेदर फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस आर बीइंग डन और नॉट, और विच फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस आर बीइंग डन, क्योंकि दे आर न्यूमरस, एक से ज्यादा है। आर यू विद मी? यस सर। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? यस सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे हम आ जाएंगे, डिस्कस करेंगे कि डाटा कैसे मेजर होगा, डाटा कैसे कंप्यूटर में आएगा, डाटा कैसे हैंडल होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा। ठीक है फिर स्टडी टाइमलाइन के अंदर वही गैंट चार्ट आ जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी है, और फर्दर बजट आ जाएगा। बजट की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे।
Okay, can you see the annexure number 9 budget? Participants, can you see the budget? Yes, sir, we can see it, but it's not open yet. Acha, it's getting opened. Okay. Yes, sir, we can see it. Okay, this is the budget. It was about $14,000. $14,000 का ये बजट था जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था पर्सनल के अंदर, सप्लाईज के अंदर, और यही आप लोगों ने भी करना होगा, इसलिए जरा गौर से देख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। इक्विपमेंट्स के अंदर, पेशेंट कॉस्ट के अंदर, लोकल ट्रैवल या फील्ड वर्क या इंटरनेशनल ट्रैवल के अंदर, प्रेमिसेस रेनोवेशन अगर आपने करनी है कोई तो प्रेमिसेस रेनोवेशन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, अच्छा ये तो खैर हमने खुद किया था। ट्रेनिंग सेशंस अगर आपने रखने हैं, कम्युनिकेशन को करनी है, मिसाल के तौर पे आपने पैम्फलेट्स बांटने हैं, आपने बुकलेट छापनी है, आपने पब्लिकेशन करनी है आर्टिकल की, उसकी फीस पे करनी है, आपने ऑडिट करवाना है, उसकी फीस, और ओवरहेड्स बेसिकली वो पैसा होता है कि जो आप अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट को देते हैं। मिसाल के तौर पे एमएमसी को आपने ओवरहेड्स देने हैं कुछ, क्योंकि आप उनकी जगह इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। सो पर्सनल से बात करते हैं। पर्सनल के अंदर आपके जितने भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और को इन्वेस्टिगेटर और को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आ जाएंगे, उनका परसेंट ऑफ टाइम देखा जाएगा कि वो कितना कितना टाइम उनका जो है वो वर्क टाइम जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर लग रहा है, उसी हिसाब से उनके पैसे होंगे, ठीक है। वो आप यहाँ लिखते जाएं साथ साथ, फिर सब टोटल आ जाएगा। सप्लाईज में आपको कंज्यूमेबल्स आ जाएंगी। कंज्यूमेबल्स क्या होती हैं? जो चीजें बचती नहीं है, मतलब मिसाल के तौर पे स्टेशनरी है, पेन खरीद लिया आपने, कॉपीज खरीदनी, प्रिंटिंग के लिए मटेरियल खरीद लिया, पेजेस खरीद लिए प्रिंटर के, ये तमाम चीजें जो है ये सप्लाईज के अंदर आ जाएंगी, कंज्यूमेबल्स के अंदर आ जाएंगी। इनका बजट बना लिया आपने। इक्विपमेंट वो है कि जो आप फर्दर एनहेंसमेंट के लिए इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। मिसाल के तौर पे मैं प्रिंटर खरीद रहा हूँ, मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास इंटरनेट डिवाइस नहीं है, मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, और उसको एनहांस करने के लिए मैं फर्दर इक्विपमेंट लेना चाह रहा हूँ, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अब पेशेंट कॉस्ट के अंदर आपने मिसाल के तौर पे कोई इनको ट्रीटमेंट देनी है तो वो कैसे, वो कहाँ पे आएगी? वो यहाँ पे सारी आ जाएगी, ठीक है। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवानी है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे आ जाएगी, इसके सारे ये खर्चे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका ट्रैवल, अच्छा लोकल ट्रैवल या इंटरनेशनल ट्रैवल, या आपने अगर अपनी फाइंडिंग्स या
बीच में आपके जो फाइंडिंग्स मिल रही है वो आपने किसी बीच में कॉन्फ्रेंस आ गई, कॉन्फ्रेंस में जाके शेयर करनी है, कोई पेपर पढ़ना है, तो उसके लिए पैसे अगर आपने निकालने हैं तो वो इसमें से निकालेंगे लोकल ट्रैवल से। आपने कोई ऐसा, अच्छा आप बेटा आपका नाम सॉरी क्या था, कहाँ गई वो? बेटा गुल सर जी। हेलो। जी अ, सर जी। दो गुला मैं सुन रही हूँ। अच्छा, फैमिली प्लानिंग की जो आप पूछेंगे सवाल, फैमिली प्लानिंग के जो क्वेश्चंस आप पूछेंगे वो कहाँ बिठा के पूछेंगे? सर थैलेसीमिया सेंटर्स में, केश थैलेसीमिया सेंटर्स में जाएंगे डेटा कलेक्शन के। हाँ लेकिन बेटा किधर, क्या ओपनली पूछोगे? डू यू हैव अ सेपरेट रूम फॉर दैट? क्योंकि ये तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल बातें हैं ना। हेलो। अनम्यूट कीजिए। तो मे बी यू हैव टू, सर जी मे बी यू हैव टू डेवलप, क्या वो ये लीव कर गई है? सर हमने उनके इंचार्ज से बात की है। जी जी बोलिए। उन्होंने कहा है कि वो पहले से पेशेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर देंगे, वो वहां पर मीटिंग अरेंज कर देंगे हमारे लिए। एक कमरा, एक क्लिनिक अलग का से कर देंगे, जगह दे देंगे आपको। जी सर। जी सर। ओके। अगर बिलफर्ज आपके पास ये नहीं होता तो आपको हो सकता है कि कोई नया एक सेटअप बनाना पड़ता ना, तो ये प्रेमिसेस रेनोवेशन के अंडर आ जाता और वहां पे फिर आप ये काउंसलिंग के लिए या क्वेश्चंस के लिए जगह बनाते। ठीक है, ये भी बजट के अंदर आ जाएगा। अब आपको ट्रेनिंग करनी है, अपने डाटा कलेक्टर्स की ट्रेनिंग करनी है। अभी तो आप एक जगह कर रहे हैं काम, आप टीचिंग हॉस्पिटल में कर रहे हैं ना? जी सर। तो टीचिंग हॉस्पिटल के, अगर टीचिंग हॉस्पिटल में नहीं कर रहे होते और डिफरेंट एरियाज के अंदर कर रहे होते तो फिर आपको टीम भेजनी पड़ती डाटा कलेक्टर्स की। तो डाटा कलेक्टर्स की ट्रेनिंग भी शामिल होती फिर उसके अंदर। ट्रेनिंग का अलग अलग से पैसा होगा, फिर वो ये सब बजट के अंदर शामिल होगा। ये बात याद रखिएगा, बजटिंग करते वक्त एक एक चीज का, एक एक पाई का हिसाब रखना है। एंड में ये ना हो कि आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़े। कम्युनिकेशन, आपका काम बड़ा बेहतरीन हो गया, आपने आप पब्लिश करना है। पब्लिश करने के लिए आप जर्नल के अंदर जा रहे हैं तो जर्नल फीस मांग रहा है, $1,000 $2,000, वो कहां से आएंगे? मेहनत करके सारी बेकार चली गई, नहीं पब्लिश कर सकते। तो उसके लिए आपको अलग से पैसे रखने पड़ेंगे। हमने टेंडर्स देने थे, बेसिकली हमने कुछ चीजें खरीदनी थी ऐसी जिसके लिए टेंडर्स चाहिए थे हमें, तो टेंडर्स के लिए हमने कोई $10,000 रखे थे, $100। अब तो खैर डॉलर की कीमत बहुत ऊपर चली गई है। ऑडिट करवाना था हमने अपने काम का ना, अपने बजट का खुद ही ऑडिट करवाना होता है। एक इंटरनल ऑडिट होता है, एक होता है आपका जो WHO ऑडिट करती है। ये WHO का प्रोजेक्ट था मेरा बेसिकली, TDR, WHO TDR का। ये टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, प्रोफेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, आगा खान यूनिवर्सिटी और डांग यूनिवर्सिटी के साथ, ये 4 कोलैबोरेटर्स थे जिन्होंने काम किया था। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मैं था इसका। सो अब ये ऑडिट जो है, ये ऑडिट हर जगह पे होगा और उसके लिए आपको जाहिर है कि ऑडिटर्स को पैसे देने पड़ेंगे। मेजर काम हमारा डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, इसलिए हमने ओवरहेड्स डाउ यूनिवर्सिटी को दिए थे। ओवरहेड्स का मतलब समझ में आया आपके, कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी यूज कर रहे होते हैं, बिल्डिंग यूज कर रहे होते हैं, उसको भी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? यस, यस सर। ओके। कैन यू सी द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन?
Dr. Sunny, can you hear me? Yes. Okay. Yes, Finally, sir, I can hear you. it comes to the I was reference. little bit. Finally, it comes to the references. I'm just going to end this. Finally, it comes to the references part, where you should enlist all the references. मैं आपको भी एक डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा जिसके अंदर रेफरेंसेस मेंशन हुए हैं। अगर तो किसी ग्रांट एजेंसी ने अपना पर्टिकुलर स्टाइल, रेफरेंसिंग स्टाइल मेंशन नहीं किया हुआ, देयर आर डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स, वैंकूवर है, एपीए है, नंबर्ड है, हार्वर्ड है। अगर कोई मेंशन किया हुआ है तो उसी को फॉलो करें, और अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो यूनिफॉर्म रखें उसको, ठीक है। नाउ द ग्रांट प्रपोजल राइटिंग। ग्रांट प्रपोजल और साइनॉप्सिस के अंदर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता, सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि ग्रांट प्रपोजल जो होता है वो आपके आम प्रपोजल से थोड़ा सा हटके इसलिए होता है कि वो टोटल एम कर रहा होता है आपकी ग्रांट को हासिल करने के लिए। उसके लिए वो ये चाह रहा होता है कि वो उन्हीं चीजों को टैप करे जो ग्रांट एजेंसी ने या फंडिंग एजेंसी ने आपको अपने इंटरेस्ट बताए हुए, कि मिसाल के तौर पे फंडिंग एजेंसी चाह रही है कि फीमेल एम्पावरमेंट हो, तो आप अपनी ग्रांट को उसी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे कि फीमेल एम्पावरमेंट हो। अभी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग केयर गिवर्स ऑफ थैलेसीमिया पेशेंट्स। अब ज्यादातर बच्चे का ख्याल रखने वाला कौन होता है, माँ या बाप? हाँ हाँ होगी। हु इज एट मोर रिस्क हाँ of developing anxiety and depression? मदर होगी। Mothers. See, now you have turned your a little bit change your own synopsis into the goals which they want. आपका मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ, फैमिली प्लानिंग among parents who have already had a thalassemia major patients. एक ऑब्जेक्टिव और ऐड कर दें कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड डिसीजन मेकर कौन है फैमिली के अंदर? जो हस्बैंड होगा। आप नहीं, आपका प्रोजेक्ट नहीं है। बेटा कहाँ गए आप? सर मोस्टली फादर होते हैं। जी जी सर। यस। सर मोस्टली फादर सर होते हैं डिसीजन मेकर्स। सो ये अगर सिर्फ एक बट सर हम ऑब्जेक्टिव दोनों से पूछेंगे। पूछेंगे तो दोनों से। अगर जी सर। अच्छा, अगर आप पूछेंगे कि ठीक है फादर फादर, मदर मदर, अगर आप ये सवाल भी ऐड कर दें, व्हाई नॉट अ जॉइंट डिसीजन? अगर आप सर हम ये सवाल भी ऐड कर देंगे कि ये डिसीजन किसका था, ये डिसीजन किसका था, और ये सोलली किसी एक ने क्यों लिया? अगर सोलली किसी एक ने लिया, अगर जॉइंटली लिया है तो ठीक है। सो इस तरीके से आप टैप कर देंगे एम्पावरमेंट के ऊपर ना। आपको बात समझ में आ रही है? ये इट्स आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स और उनके ऑब्जेक्टिव्स को करीब लेकर आना है। जी सर ठीक है। ये एक टिपिकल कॉल आई हुई है ग्रांट की, GACD ग्रांट अलायंस के नाम से आती है। सो मैं आपको बता दें कि इस तरह से आती है ये ना, ग्रांट अलायंस। आई हैव ओनली 10 minutes left. Awards research grants in implementation science that focuses on improving health equity in non-communicable disease prevention and management globally. ठीक है। अब NCDs में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर ये सारी आ जाएंगी, थैलेसीमिया भी आ जाएगा, आपका एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी आ जाएगा, और ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब ये आपके ऊपर अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से टैप करते हैं और किस तरीके से डिजाइन करते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ सेल्स पिच। आप अपनी चीज को बेचने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को बेचने के लिए किस तरीके से उसको फ्रेज करते हैं कि वो उनकी डिमांड्स के ऊपर अलाइन हो जाए।
व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रांट प्रपोजल सर राइटिंग? जी बोलिए। सर हम जो अभी ये अपना प्रपोजल बना रहे हैं, हम यही प्रपोजल ग्रांट के लिए सबमिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी ओके बताया सर। ना कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था कि फैमिली प्लानिंग हो कैसे रही है, हो भी रही है नहीं हो रही। अब मैंने आपको दो चार ऑब्जेक्टिव्स, अभी आएगा आगे भी, कि दो चार ऑब्जेक्टिव्स और ऐड कर दें, स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, जी सर। ओके। व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रांट प्रपोजल राइटिंग? क्या करना है और क्या नहीं करना ग्रांट प्रपोजल लिखते वक्त। एक तो सबसे पहले थॉरली एंड केयरफुली रीड द फोकस ऑफ स्पेशल टॉपिक। स्पेशल टॉपिक क्या है इनका, ये है। ये आप डिटेल में जाएंगे पेज के ऊपर तो आपको मिल जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन साइंस से कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। ये चीज डिटेल में आपने पढ़नी है ताकि आप उनके एक्चुअल, उनका जो जो सेंसिटिव स्पॉट है ना, उसको टैप कर सकें। दूसरा काम आपने एक और करना है, विच इज अ वेरी स्मार्ट मूव। जाएं उनकी वेबसाइट के ऊपर, पिछले प्रोजेक्ट्स पड़े हुए होंगे, लिखे हुए होंगे, जहां पे लिखा हुआ होगा कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूव हो चुके हैं पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल। जरा 5-6 साल के उठाकर देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा किस तरह के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो सकते हैं, होते हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए में आसानी हो जाएगी, उसको पैलेटेबल बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नाउ टेलर योर ओन सिनॉप्सिस। अपने सिनॉप्सिस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी बताया। इन द नॉलेज, इन द लाइट ऑफ द नॉलेज जो आपने अभी हासिल की है इनकी 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 वेबसाइट से। टेलर कैसे करना है? इफ यू ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड योर रिसर्च प्रपोजल प्रायर टू रिसर्च ग्रांट कॉल, जो रिसर्च ग्रांट कॉल आई है उससे पहले ही आप पहले बना चुके हैं, तो आप अपने स्पेशल टॉपिक्स को इसके साथ अलाइन कर दें। ठीक है, उसके बाद डोंट्स क्या है? डोंट्स ये हैं कि अगर आपने अपनी मेथोडोलॉजी क्लियर नहीं रखी, मैं मेजर कैसे करूंगा फैमिली काउंसलिंग, सॉरी फैमिली प्लानिंग से मुतालिक सवालात कैसे करूंगा। अब आप मुझे बताइए आप कैसे करेंगे। सर हमने एक क्वेश्चनर बनाया है, ओके, उनसे हम पहले ये क्वेश्चन, कंसेंट लेंगे, फिर उस ये पर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चनर के सवाल हम पूछेंगे उनसे। वो क्वेश्चन है पायलटेड है, टेस्टेड है दुनिया में कहीं और? जी सर, हमने एक इंडिया में एग्जैक्ट इसी टॉपिक पे स्टडी हुई है। हमने मोस्टली जो हमारे सवाल अभी मैंने आपको बताए वो उस हमने रिसर्च पेपर से लिए हैं। ओके, और मुदस्सिल जो बाकी भी सर हमने कुछ 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 सवाल सर हमने खुद मतलब डिफरेंट स्टडी से ऐड किए हैं, तो अभी तक फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा है, बन लेकिन रहा है। और मोस्टली वो उसी। इसको आप बेटा, जी मेरी सर। मेरी एक मशवरा ये है कि इसको एक दफा पायलट कर लेना 5-6 लोगों के ऊपर, ताकि तुम्हें पता चल ओके जाएगा कि सर। लोगों को समझ में भी आ रही है नहीं। ओके सर। मुदस्सिर का तो मुझे पता है कि थैंक उन्होंने तो कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लिया है कहीं से ना। यस सर। सर हम जो एंजाइटी और डिप्रेशन को असेस करने के लिए हॉस्पिटल एंजाइटी एंड डिप्रेशन स्केल यूज़ करेंगे, वो तो वैलिडेटेड है। बस ठीक है। वो हम चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन हमने करने हैं केयर गिवर से, उनके एटीट्यूड के हवाले से या कोपिंग स्ट्रेटजीज, वो क्वेश्चनियर हम अपने लिटरेचर रिव्यू से उसको स्ट्रक्चर किया है, कुछ और मॉडिफाई कर रहे हैं। उसको पायलट स्टडी हम करेंगे स्मॉल पॉपुलेशन के ऊपर, डेफिनेटली 10-12 लोगों के ऊपर। और अगर ज़रूरत पड़ी हम, मैंने कल 1-2 दिन पहले बात भी की थी सर से कि हम इसे वैलिडेट कर लेंगे, कि रिलायबिलिटी चेक कर लेंगे अगर आप करना चाहते हैं क्रॉन बेकल्फा एनालिसिस के। तो हमने ये भी बात की थी अगर ज़रूरत पड़ी, लेकिन अगर वो इजी लग रहा है और
अंडरस्टैंडिंग इजी है नहीं लग सर। रहा बेटा, करना है। सर ये क्रॉनबैक अल्फा करना पड़ेगा हमें हाँ उसके लिए। तो ये तो फिर हमने इसको किया था डिस्कस कि जब क्वेश्चनियर मुकम्मल डेवलप हो जाएगा तो फिर हम इसको जरूर एक दफा करेंगे। ठीक है। इस किस्म के क्लेम से बचें कि दिस रिसर्च विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपकी, क्योंकि देखें रिव्यूअर्स, हम रिव्यूअर्स होते हैं ना, जब हम रिव्यू करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को तो हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है फर्स्ट स्क्रीनिंग के लिए। हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं एक तरफ, ये एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, समझ में आया, सही है, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, अगला एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, नहीं फेंको इसको, इतनी क्विक स्क्रीनिंग हो रही होती है। ठीक है, तो जहां आपने इस तरह के स्टेटमेंट्स पहले पेज पे लिख दिए ना एब्स्ट्रैक्ट वाले, वहां गए, टाइटल पे लिख दिए, गए, ये बात इसका ख्याल रखिएगा। बाकी चीजें तो बाद में आती है, लेकिन जो ये चीजें है ना, प्रेजेंटेशन है, ये मैटर करती है बहुत ज्यादा। अपने एब्स्ट्रैक्ट को इतना क्लियर रखें, अपने टाइटल को इतना क्लियर रखें और एम्बिग्युइटी से बचें कि वो आपको रिजेक्शन से बचा ले। एडिशनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस मैं क्विकली आपको बता दूं, ये बहुत सालों का गैदर किया हुआ तजर्बा है जो मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। इंटर इंस्टीट्यूशनल, जब अभी आपने मेरा वाला प्रोजेक्ट देखा होगा, इसके अंदर 4 इंस्टीट्यूट थे। एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, एक इंटरनेशनल एजेंसी थी WHO, एक आ खान यूनिवर्सिटी थी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की, एक हमारी थी पब्लिक सेक्टर की। हम 4 इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेट करके रिसर्च की थी। दिस गिव्स यू स्ट्रेंथ। जब आप ऐसा कोई साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल लेकर जाते हो किसी फंडिंग एजेंसी के पास, तो इसकी वेटेज बढ़ी हुई होती है, ज्यादा होती है, 4 गुना ज्यादा होती है। तो एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी काम करें, कोशिश ये करें, जैसे मैंने अभी बात की आपको आपसे कि आपने ना सिर्फ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस टैप कर ली, आपने ये भी टैप कर लिया कि हु इज द डिसीजन मेकर। आपने ये भी देख लिया कि फैमिली के अंदर डिसीजन लेने वाला कौन है, पावर किसके पास, ये चीजें भी देख लिया। ठीक है, कंसोर्शियम्स एट इंटरनेशनल गवर्नमेंट लेवल्स, वो तो खैर अभी आपके लेवल से थोड़ा सा ऊंची बात हो जाएगी। कंसोर्शियम्स होते हैं जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट से लेके चल रही होती हैं, वो उसको देखते हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और मल्टी ऑब्जेक्टिव रिसर्च होनी चाहिए, कोशिश करें मल्टी ऑब्जेक्टिव हो। इससे फायदा ये होता है कि एक ही प्रोजेक्ट करने के बाद आप मल्टीपल पब्लिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ एक ही पब्लिकेशन की। आप वीकनेसेस क्या होती है, जो सबसे बड़ी वीकनेस हमारे पार्ट पे रिसर्चर्स की होती है, हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अ पुअरली रिटन सिनॉप्सिस, अ पुअरली रिटन प्रपोजल। जल्दी में लिख लिया, आइडिया बहुत अच्छा था, आइडिया बहुत नया था, लेकिन जल्दी में लिख दिया, प्रूफ रीड नहीं किया। योर piece of work, your synopsis always need another pair of eyes। ये बात याद रखिएगा, चाहे वो आपका मेंटोर हो, चाहे वो आपका पीयर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका फैमिली में कोई हो, कोई नॉन साइंटिफिक नॉन टेक्निकल आदमी हो, आप किसी को भी पकड़ाइए और से कहिए कि पढ़ो, समझ में आ रहा है। इससे फायदा ये होगा कि आपको वो फीडबैक मिलेगा जो आपने खुद भी नहीं सोचा होगा इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, जल्दी में हम टाइपोग्राफिकल एरर्स कर जाते हैं, टाइपोज